6 पॉलिटी के करंट अफेयर्स का। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट में क्या कहा गया है, इनका रिमूवल कैसे होता है, सब कुछ आज ए टू जेड कवर करेंगे। सबसे पहले कवर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो इंडिया है उसको बोला जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वर्ल्ड की डिफरेंट समिट्स के अंदर ये कीवर्ड हमेशा यूज किया हुआ है, इंडिया इज कॉल्ड एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ते हैं। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, वी नीड टू हैव फेयर इलेक्शंस। ठीक है, अब जो फेयर इलेक्शंस कराने का काम है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। वही इलेक्शंस जो जिससे डेमोक्रेसी बनी रहेगी वो इलेक्शंस मेंशन है पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इलेक्शंस की बात की जाती है। यूपीएससी के लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड देखोगे तो उसके अंदर साफ मेंशन है, क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्टिकल्स के ऊपर सीधे सीधे। तो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक का हो गया इलेक्शंस के ऊपर। ठीक है, अब 324 इलेक्शंस 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो अपॉइंटमेंट होगी इलेक्शन कमीशन की वो कौन करेगा, बट उसका कोई भी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। नो प्रोसेस इज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें ये साफ मैंने लिखा है नो प्रोसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लगा लो आज हमारी इंडिपेंडेंस को 73 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, उसके बावजूद आज तक कोई भी एक ढंग का एक प्रोसेस नहीं बनाया गया जिससे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की हो। आज तक जो इलेक्शन कमीशन अभी जो अपॉइंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट को वही नाम अपॉइंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 324 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर बाद में कोई भी इंडियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, इंडियन पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ पास करता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, मतलब उस सब्जेक्ट को प्रोविजन मानते हुए उसको इंक्लूड करते हुए उसी के बेसिस पे आगे जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। मतलब कल को अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है तो प्रेसिडेंट बाउंड होंगे उस लॉ को मानने के लिए और उसी के हिसाब से आगे जाके अपॉइंटमेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं कि इसके अंदर करंट प्रोसेस क्या, अगर हम पढ़े नहीं हैं तो करंट प्रोसेस पता होना जरूरी है। अभी ये होता है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है वो एक पूल बनाती है, मतलब एक ग्रुप बनाती है कुछ नाम्स का, और नाम फॉरवर्ड करती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको नाम फॉरवर्ड करती है लॉ मिनिस्ट्री। अब जो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर हैं उसमें से कुछ नाम डिसाइड करते हैं, एक नाम डिसाइड करते हैं और वो देते हैं आगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं उसी नाम को चूज करने के लिए, उसी के हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चूज किए जाते हैं। ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री सजेक्ट्स नेम टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, वही नाम आगे जाके अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो उसके अंदर जो ये मेंशन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक ही होगा, बट इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे वो कोई मेंशन नहीं है, वो पावर है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे कि कितने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे। अभी के लिए 3 है। ठीक है, 3 स्ट्रेंथ है इसके अंदर, 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हो गया, मतलब सीईसी एक हो गया, तो ये हो गया 2+1, मतलब 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो देखा जाए कि अभी तक प्रेसिडेंट को 2 पावर मिली है, एक तो अपॉइंटमेंट करने की और दूसरा इलेक्शन कमीशन डिवाइड कर अपॉइंट करने की। कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो पावर सीधी सीधी प्रेसिडेंट के पास जाती है, उसका कोई भी वे और प्रोसेस नहीं लिखा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अब आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को 3 पावर देता है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्शंस फेयर कैसे होंगे, किस प्रोसेस से फेयर होंगे, कैसे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे कि कोई मींस ऑफ चीटिंग ना हो, डेमोक्रेसी का स्टेटस मेंटेन रहे, वही इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, एक तरह से बात होगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का काम हो गया देखना, मॉनिटर करना, कोई घोटाला ना हो, ट्रांसपेरेंसी बने रहे, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हो। ठीक है, वही इन 3 पावर्स का मतलब हो गया। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है नेशनल और स्टेट लेवल के इलेक्शंस कराना, चाहे वो नेशनल लेवल के इलेक्शंस हो चाहे स्टेट लेवल के इलेक्शंस हो, दोनों ड्यूटी कराने की इलेक्शन कमीशन की ही है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक एक्ट जो गवर्नमेंट ने निकाली थी, इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991।
इसके अंदर उनकी पावर्स के बारे में डिसाइड किया गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इसलिए गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करनी पड़ी 1991 में, ठीक है। तो ये एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक ही एक्ट है जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करती है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है जो इलेक्शन कमिश्नर है या चीफ इलेक्शन जो ऑफिसर ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर जो उसका ऑफिस पीरियड का टाइम है या तो 6 साल होगा या 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जो ऑफिस आप बियर कर सकते हो या तो 6 साल तक कर सकते हो या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर कम्स अर्लियर, ठीक है। मतलब जोन सा पहला खत्म हो जाएगा उस दिन आपका ऑफिस, आप रिटायरमेंट आपको दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यह आता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमीशन है, यानी कि 2 इलेक्शन कमिश्नर है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सबकी सैलरी सबकी पे सेम है, सबका स्टेटस सेम है, मतलब कोई भी उनके अंदर बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है, दो सबका लेवल सेम है, ठीक है। ये साफ साफ इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंस कोई भी नहीं है, सैलरी भी सेम है, स्टेटस भी सेम है, उनका जो स्टेटस है वही स्टेटस जो एक सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया को मिलता है। इसके अंदर साफ क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्शन कमिश्नर को हाई कोर्ट का स्टेटस दिया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस दिया गया, जबकि ये गलत है, तीनों को सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस दिया गया, ठीक है। ऑल थ्री स्टेटस ऑफ जजेस, ऑल थ्री का स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटस का जज होता है, तीनों की इक्वल स्टेटस है, इक्वल सैलरी है, कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर है, मतलब जो भी डिसीजन बीच में होगा वो मेजोरिटी से होगा, कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी वीटो पावर नहीं दी गई है, ठीक है। इसमें हमने 3-4 बातें सीखी कि तीनों की सैलरी सेम है, तीनों का स्टेटस सेम है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी से लिया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई भी वीटो पावर नहीं है, और जो तीनों हैं वो तीनों इक्वल हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। अब रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करने का प्रोसेस है वो फेयर नहीं है, ठीक है। आप सीधा सीधा एक जो लॉ मिनिस्ट्री है वो नाम सजेस्ट करती है काउंसिल मिनिस्टर्स को, काउंसिल मिनिस्टर्स एक नाम निकाल के आगे प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर देते हैं, तो ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। इसके लिए एक पैनल बनाया सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिसेंट जजमेंट में, उसमें हुआ एक मेंबर होंगे हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा में वो इस पैनल का मेंबर होंगे। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन के अंदर, उनका जो लीडर है उसको लीडर ऑपोजिशन माना जाएगा और उसको पैनल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि आप कोई बहाना लगा दो कि लीडर ऑपोजिशन तो है ही नहीं, हम कैसे चूज करेंगे, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको लीडर को चूज करके उसको लीडर ऑपोजिशन माना जाएगा और उसकी सजेशन साफ साफ इसमें ली जाएगी। और थर्ड हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इन तीनों को मिला के एक नाम डिसाइड करेंगे, ये पैनल मिलके एक नाम डिसाइड करेंगे और नाम आगे वो प्रेसिडेंट को पास करेंगे और वही प्रेसिडेंट आगे जाके उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। मतलब जो पहले लॉ मिनिस्ट्री काम करती थी और आगे जाके जो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर उस पर से नाम डिसाइड करके प्रेसिडेंट को देते थे, वो काम नहीं होगा, अब एक पैनल नाम डिसाइड करेगा, वही नाम आगे दिया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जजमेंट तभी तक वैलिड होगी जब तक हमारी पार्लियामेंट एक लॉ पास नहीं करके इसके ऊपर एक कानून नहीं बना देती, तब तक ये जजमेंट वैलिड होगी। अगर किसी दिन गवर्नमेंट आर्टिकल 324 को यूज करके अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए कोई कानून बनाती है, उस दिन ये जजमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगी, उस दिन ये इंप्लीमेंट नहीं होगी, उस दिन से जो नया कानून बनाया जाएगा वही इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि जिस दिन आप पास कर दोगे कानून आर्टिकल 324 के अंदर, उस दिन ये जजमेंट वैलिड नहीं होगी, इंप्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब आता है रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि दोनों के स्टेटस सेम है, सबकी सैलरी सेम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के बराबर इनका स्टेटस है, इनका जो प्रोसेस है सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, वीटो पावर भी नहीं थी, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता था। मगर यहाँ पे आगे कुछ चेंज आता है, जो अगर किसी को रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव किया जाएगा सेम एज द प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हम जैसे हटाते हैं आर्टिकल 124 का यूज करके, वैसे ही पार्लियामेंट के द्वारा इसमें एक कानून पास किया जाएगा, एक लॉ एक मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में पास कराया जाएगा, उसी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम रिमूव कर सकते हैं अपनी गद्दी से, ठीक है। ऐसे ही हम उस केस में भी करते थे सुप्रीम कोर्ट के जज में, वही सेम प्रोसेस है और ग्राउंड्स भी सेम है, प्रूवन मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी, इन्हीं दो ग्राउंड्स के ऊपर बात करके डिस्कशन करके कानून पास करके एक दोनों हाउसेस में, ठीक है, और स्पेशल मेजोरिटी से, तभी आप उसको रिमूव कर सकते हो। वही बात अगर बची इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमिश्नर अब रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा
ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शनल कमिश्नर, ठीक है। यही एक सबसे बड़ा जो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन था कि दोनों जो रिमूव किया जाएगा चीफ इलेक्शनल कमिश्नर की एड पे रिमूव किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट, और जो चीफ इलेक्शनल कमिश्नर होगा उसको रिमूव किया जाएगा, वो रिमूव किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी बिल पास करके, ठीक है। तो ये टॉपिक समझ आया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, थैंक यू।